नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा शहर के विभिन्न मॉलों में व सार्वजनिक स्थलों में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान लोग मास्क पहने हैं कि नहीं, मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं, इन सभी बातों की जाँच पड़ताल की गयी। इस दौरान शहर के एक बड़े मॉल संचालक को हिरासत में भी लिया गया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल के साथ पुलिस के जवान एवं जेएनएससी के कर्मचारी भी मुख्य रूप से मौजूद थे, जहाँ पूरे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर मास्क पहनने के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। वहीं इस दौरान बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों की जमकर क्लास लगाई गई और उन पर कार्रवाई की गई। बच्चा से क्या पूछ रही हैं? आप बच्चों को समझा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आप उसका आपकी जगह जाइए, आप आपकी जगह जाइए, आपको नहीं गिरा दिया। राइट हो गया। गोड़ बस्ती में गुंडों का तांडव जारी। सत्यवान गोड़ और उनके सहयोगी गुंडों ने मानगो विकास समिति के अध्यक्ष ओमकार नाथ सिंह के घर पर चौथी बार हमला बोला। सुबह 3:45 में भयंकर पत्थरबाजी की। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कृष्णनगर रोड नंबर 1 गोड़ बस्ती कार्यालय में पथराव किया गया। पार्टी कार्यालय पर भी पथराव किया गया। ओमकार नाथ सिंह ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ साल 2004 से यहीं रह रहे हैं और ये उनके ऊपर चौथी बार जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने बताया कि लगभग सुबह के 3:45 में 10 लोग मकान से पीछे खड़े थे, जिसमें से 3 लोग तलवार, भुजाली और अवैध हथियारों से लैस होकर उनके घर पर हमला किया था, जिसमें से एक को वह पहचानते हैं जिसका नाम सत्यवान गोड़ है, जिसकी सूचना उन्होंने मानगो थाना को दी। उनका कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और पहले भी उनके ऊपर हमला हुआ था, जिसके शिकायत पर सत्यवान गोड़ जेल भी जा चुका है, मगर बेल पर छूटकर दोबारा उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अपना घर छोड़कर यहाँ से भाग जाओ अन्यथा मार दिए जाओगे। क्या घटना है ये? असल मैं मानगो विकास समिति का अध्यक्ष ओंकार नाथ सिंह सामाजिक कार्यों में हमेशा लगा रहता हूं और सबसे शासन प्रशासन से हमारा कॉर्डियल रिलेशन है। अब हमारे और हमारे परिवार को क्षति पहुंचाने की लगातार कोशिश जारी है। आज सुबह 3:45 पे मेरे घर पे सत्यवान गौड़, उसके पिता निर्मल गौड़, उसका भाई सरवन गौड़ इत्यादि जितने भी लोग हैं 10-20 की संख्या में आकर पत्थरबाजी किए और हमको और हमारी पत्नी को जान मारने की नीयत से दौड़ाए। हम लोग जो है किसी भी तरह से छुप के जान बचा के और घर में भागे और प्रशासन को खबर किया। पुलिस तुरंत आई और कार्रवाई शुरू की है। बाद में हम लोगों को पता चला कि वही व्यक्ति जो है, यही लोग जो है कांग्रेस कार्यालय में भी जाके तोड़फोड़ किए हैं। खैर, कांग्रेस कार्यालय का जो मामला है वो व्यक्तिगत है या किसी पार्टी का है, उससे मुझे नहीं कहना है, लेकिन मेरे परिवार को लगातार क्षति पहुंचाने, जान से मारने मेरी रेकी की जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही हम पेशाब करने के लिए उठे थे तो उस समय कोई लोग सड़क पे खड़े थे। हमने कहा कि सड़क है भाई, आने जाने वाले लोग आते जाते होंगे, लेकिन जैसे ही मैं आके अभी गेट बंद ही कर रहा हूँ कि उसी बीच हमारे घर पे भयंकर पथराव हुआ है और हरवा हथियार के साथ से लैस होकर और लोग हमारी और हमारे पत्नी की जान मारने की नीयत से हमला किए। ये घटना लगातार घट रही है। मैं शासन प्रशासन को हमेशा सूचित करता रहा हूँ। शासन प्रशासन ने पता नहीं अब तक कितनी कार्रवाई की है, वो तो प्रशासन ही बता पाएगा, लेकिन हम लोग पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कभी भी हम लोगों की जान जा सकती है। हमारे परिवार के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ ये सामाजिक कार्य करने का दुष्परिणाम हमको मिल रहा है। लोग दारू पीते हैं खुले में, जुआ खेलते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, जिसका मैं एक सभ्य नागरिक होने के नाते विरोध करता हूं और इसी विरोध को लेके बहुत दिन से मेरे और मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। अभी पिछली बार मेरे घर पे हमला हुआ था, उसमें बहुत सारे सामानों को तोड़ फोड़ किया गया था और हम लोगों पर जानलेवा हमला हुआ था। हम लोगों का कार को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। उसके बाद हमारे घर से बहुत सारे कीमती सामान भी उठा के लेके लोग चले गए थे जबरन। अभी वो घटना ख़त्म भी नहीं हुई कि वही आदमी
जेल गया था, पुलिस ने उसको पकड़ के जेल भेजा था। अब वही आदमी फिर से एक संगठित गिरोह संचालित कर रहा है और संगठित गिरोह के माध्यम से हम लोगों के घर पे हमला करा रहा है, ताकि हम लोग घर द्वार बेच के चले जाएं। यहाँ हम लोगों का रहना मुश्किल है, जीना हराम है। हम प्रशासन से ये बार बार आग्रह करते हैं कि अगर हमको सुरक्षा नहीं दी गई तो मैं आदरणीय डीसी साहब, ज़िले के सीनियर एसपी और ज़िले के सिटी एसपी के यहाँ जाके ही मैं उनके कार्यालय में ही अपने परिवार के साथ बैठ जाऊंगा, क्योंकि ये लगातार मुझको टारगेट करके जो किया जा रहा है ये जानबूझकर किया जा रहा है और मेरी रेकी की जा रही है। मैं सिटी एसपी से मिल के पहले भी इस बात की सूचना दे चुका हूं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ खास नहीं है बोल के असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा है और इस मनोबल के चलते हमारा और हमारा परिवार दहशत के साए में जी रहा है। हम लोग कभी भी मारे जा सकते हैं। कोरोना के कारण लगे 7 महीने के लॉकडाउन के कारण कई तबके के लोगों का कमर टूट चुका है, चाहे वो मजदूर हो या किसी कंपनी में काम करने वाला मिडिल क्लास कर्मचारी, सबकी स्थिति खराब हो चुकी है। इसमें से एक है बस ड्राइवर। हाल के दिनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन में बस परिचालन की सेवा तो शुरू कर दी है, लेकिन इस महामारी के कारण 7 महीने से घर पर बैठे बेरोजगार ड्राइवर की स्थिति में अब तक सुधार नहीं आया है। 7 महीनों में अपनी जमा पूंजी खत्म होने के बाद लोग अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए कर्ज में डूब गए हैं। कई लोग टूट गए हैं तो कई लोग अब इससे जूझ रहे हैं। अब ड्राइवर गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद को सरकार सामने आए। प्रदीप जी, क्या स्थिति है अभी बसों का, जिस तरह से आप लोग चालक भी हैं, और क्या स्थिति? पोजीशन तो बहुत खराब है अभी। जब तक स्कूल कॉलेज ट्रेन वगैरह नहीं, लोकल ट्रेन नहीं चालू होगी, चारों तरफ की मिनी बजे कोच बस उस नहीं चालू होगी तो अभी तक बहुत हालत खराब है मिनी बस के। स्टाफ लोग का भी एक दिन चलाना है गाड़ी, एक दिन नहीं चलना, दिन भर में सिर्फ गाड़ी होता है। परिवार कैसे चल रहा है आप लोग? परिवार वो इसी में ठुकुर ठाकर चलाते हैं हम लोग। बस का परिचालन किस तरह से हो रहा है अभी? चालन तो बहुत खराब है। कैसे गाड़ी निकलती है? हाँ? एक बस कैसे निकलती है अभी? एक बस कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रहती है, तब जाके सवारी होती है 20 22 25 ऐसे। इसी में गुजारा करना पड़ता है। 1.5-2 घंटा लग जाती है। कोई गाड़ी को तो 1.5-2 घंटा भी लग जाती है, तो 16 20 सवारी होने में। तो सरकार से क्या आग्रह करेंगे कि इस तरह की? सरकार से आग्रह करेंगे ही कि ट्रेन जैसे हो गया, कुछ भी मैंने लोकल ट्रेन हो गया, उसके बाद कॉलेज वॉलेज हो गया, स्कूल कॉलेज कुछ भी चालू हो जाए। स्कूल कॉलेज भी जैसे मैंने आपका कॉलेज स्कूल हो जाए, जैसे छोटा बच्चा का नहीं, जैसे बड़ा है 8 क्लास 9 क्लास का भी वो चालू हो जाए तो आना जाना होगा, तो कम से कम उसमें भी कुछ गुजारा होगा मेरी बस चालक। कब से अब इस तरह का स्थिति आया आप लोगों? स्थिति तो लॉकडाउन के बाद से तो यही स्थिति है। कुछ गाड़ी चालू हो गई है लेकिन सवारी नहीं है रोड में। आदमी भी डर से भी नहीं निकल रहा है कोरोना का चक्कर में। क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार यादव, कांडरा। हाँ भाई, क्या स्थिति है बसों का भी? किस तरह से चालान हो रहा है, परिचालन कर रहे हैं आप लोग गाड़ी को? परिचालन क्या होगा, यही हो रहा है कि गाड़ी सुबह 7 बजे लग रही है तो गाड़ी 8 बजे 8:30 बजे खुल रही है। पहला गाड़ी 1-1.5 घंटा में सवारी होता है, सीट भरता है, तब गाड़ी खुलता है। पहले ये सिस्टम नहीं था। पहले क्या था कि हर गाड़ी 5 मिनट में खुलती थी, सवारी हो चाहे ना हो। अभी टाइम टेबल का कोई वैल्यू ही नहीं। सवारी होगी तो गाड़ी जाएगी, नहीं होगी तो गाड़ी खड़ी। यही सिस्टम चल रहा है। अभी किस किस रूट की बसें चल रही है और क्या स्थिति है बसों का? अभी तो गोविंदपुर और स्टेशन रोड के बसें कुछ चल रही है, साक्षी काटरा चल रही है, बाद बाकी तो सब अभी बंदे हैं। स्टेशन परसों भी नहीं चल रही है, साक्षी डिमना नहीं चल रही है, राहड़गोड़ा का नहीं चल रही है, सिड़को का नहीं चल रही है। और क्या, मिनी बस का स्थिति अभी बहुत दयनीय हो गया। दिन भर में आते हैं हम लोग, घर से सुबह आते हैं, शाम को एक ट्रिप करके जाते हैं। कांडरा रोड में एक ट्रिप से ज़्यादा गाड़ी होती ही नहीं है। एक ट्रिप में क्या घर परिवार चलेगा? 150 रुपया कमाई होता है, 100 रुपया भाड़ा खर्चा होता है, कैसे होगा बताइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ मनोज कुमार गुप्ता, छोटा गोविंदपुर में रहते हैं। गीतीलता मेन रोड के किनारे मिनी जल मीनार पिछले 6 माह से खराब पड़ा हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों को 1 किलोमीटर दूर पानी लाने जाना पड़ रहा है।
साथ ही साथ पास एक कुआं है, उसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जल के उपयोग के रूप में लाया जा रहा है, मगर पीने का पानी लाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण ग्रामीण काफी परेशान है। कई बार पीएचडी विभाग को सूचना दी गई, मगर अब तक रिपेयरिंग नहीं किया गया है। ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पीने का बहुत असुविधा है, बहुत दूर जाना पड़ता है। लड़की लोग को कोई गाँव में अगर कुछ हो जाता है, लगता है कामन का पानी लाने का बहुत असुविधा होता है। मुखिया को सबको वार्ड मेंबर गाँव का है, सब लोग को ध्यान ही नहीं दे रहा। कोई कुछ चलता है, इतना दूर पानी लाना कोई किसी का थोड़ी लगे, अपना जो पर्सनल है कोई देता नहीं। सरकार को यहाँ मुखिया भी ध्यान नहीं दे रहा, वार्ड मेंबर भी ध्यान नहीं दे रहा, प्रधान भी ध्यान नहीं दे रहा, कुछ ध्यान नहीं दे रहा। 6 महीने से ज़्यादा हो गया। मशीन आया था खोलने, कौन खोल के लेके दिया, वही लोग आया था बनाने के लिए। मशीन भी पड़ा हुआ है, कुछ नहीं, नल भी कुछ सुविधा नहीं दे रहा हम लोग को। जब जिस टाइम में वोट होगा तो वोट दो करता है, इसमें थोड़ी कोई जनता वोट देगा। तो पानी का सुविधा करेगा तो जनता के लिए। पानी कहाँ से ला रहे हैं अभी? तो पानी होता है 1 किलोमीटर नल है, उधर वहाँ से लाना पड़ता है। महीना हो गया, ये महीना खराब हुआ और हम लोग यहाँ स्कूल तरफ जाते हैं, यहाँ से कुआं से लाते हैं पानी, और पीने का भी बहुत तकलीफ हो रहा है और कुछ करने से भी तकलीफ हो रहा है। कितना दूर से पानी लाने जाते हैं आप लोग? 6 महीना हो गया। 1 किलोमीटर बोला ना, 1 किलोमीटर जलन से जाएगी इधर स्कूल तरफ नहीं, आधा पोटका प्रखंड अंतर्गत वृहद बहुदादी सहकारिता समिति कोवाली में समिति के अध्यक्ष श्री अछुआ महाली की अध्यक्षता पर प्रशासनिक अधिकारी पोटका सहकारिता आंदोलन के जनक बीएन सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। सभा में सर्वप्रथम उनके तस्वीर पर उपस्थित सभी किसानों समाज सेवियों के द्वारा पुष्प अर्पित करते हुए उनके दिवंगत आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण किया गया। सभा का संचालन किसान नेता श्री लखन चंद्र मंडल ने करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं उनका कोवाली लेम्स में अवदान पर प्रकाश डाला। वहीं लेम्स के अध्यक्ष श्री अछुआ महाली, टंगराइन लेम्स के अध्यक्ष जयहरी सिंह मुंडा, भाजपा नेता मनोज सरदार, पूर्व मुखिया शरद सिंह देव ने उनके क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। टाटानगर रेलवे स्टेशन को हाईटेक स्टेशन बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के साथ पूरा स्टेशन परिसर नए लुक में दिखेगा। इतना ही नहीं, एक्सीलेटर के साथ लिफ्ट भी लगाए जाएंगे। साथ ही टाटानगर की सुंदरता पर ग्रहण लगा रही पार्किंग को भी हाईटेक किया जा रहा है। वहीं टाटानगर में प्रवेश और बाहर आने के लिए 8 और गेट बनाए जाएंगे ताकि यात्रियों को ट्रेन पकड़ने या ट्रेन से उतरकर बाहर जाने में परेशानी न हो। वहीं सभी प्लेटफॉर्म पर पानी की मशीन लगाई जा रही है। वैसे फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। उधर यात्रियों को बैठने के लिए बेंच की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। वहीं टाटानगर रेलवे स्टेशन को हाईटेक के स्टेशन बनाए जाने की प्रक्रिया तेज गति से शुरू हो गई है। यात्री सुविधा के लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं सर? और देखिए, यात्री सुविधा में हम लोगों ने 2 फुट ओवर ब्रिज ऑलरेडी यहाँ पर सैंक्शन कर रखा है। एक का एक्सटेंशन सेकेंड एंट्री की तरफ हो रहा है। एक आपको खड़गपुर एंड में अभी पाइलिंग शुरू हो चुका है, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो फुट ओवर ब्रिज जो 3 मीटर चौड़ा है और काफ़ी ईज आउट कर देगा, वो हमने प्लान किया हुआ है। उसके साथ ही साथ आपको सेकेंड एंट्री पर रिसर्फेसिंग का काम हो रहा है। यहाँ भी आपने देखा जो पार्किंग एरिया था उसका डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए प्रयास कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में सीटिंग अरेंजमेंट्स बढ़े भी हैं। इसके साथ ही साथ हमें डोनेशन में कुछ वाटर बूथ्स मिल रहे हैं, वो भी हम लोग इंस्टॉल कराएंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़। देखिए, टाटानगर तो एक ऑलरेडी ब्लेस्ड स्टेशन है डिवीज़न का, जिसके पास काफ़ी रिसोर्सेस हैं और बाकी भी हम जो प्रयास है, मुझे लगता है 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ जो कंजेशन का मैटर है वो डिकंजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो आपको बोथ साइड एंट्री एग्जिट मिल जाएगा, दूसरा आपके वाइडर एफओवीज़ मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ दोनों एफओवीज़ में एक्सकलेटर्स और इसकी प्लानिंग है लिफ्ट की, तो ऑब्वियसली ये सब इम्प्रूवमेंट आएगा जी। जमशेदपुर के दलित परिवारों को टाटा स्टील कंपनी में सीधी बहाली की मांग को लेकर झारखंड मजदूर यूनियन कंपनी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, जिसको लेकर 25 नवंबर को जिला मुख्यालय में विशाल प्रदर्शन करने का आगाज किया है। जमशेदपुर को साफ सुंदर रखने में शहर के दलित परिवारों को अग्रिम भूमिका रही है। बावजूद टाटा स्टील अधिकृत विभिन्न कंपनियों सहित टीएमएच में प्राइवेट एजेंसी एवं ठेकेदारों के माध्यम से बहाली की जाती है, जिसके विरोध में झारखंड मजदूर यूनियन विभिन्न चरणों में आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर यूनियन के केंद्र अध्यक्ष दुलाल भुइया के नेतृत्व में जमशेदपुर के सर्किट हाउस में मजदूर के साथ एक बैठक आयोजित की गई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे हैं 25 नवंबर जिला मुख्यालय में हमारे
30 साल से बाप दादाओं का जो सर्विस बुक का अवहेलना हो रहा है, टाटा स्टील एवं उनके जितने भी सहयोगी कंपनी हैं, सारे कंपनी में जो नेचर और परमानेंट जॉब का काम को वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में करा रहा है और हमारे लोगों को ठग रहा है। कोई बॉम्बे से आकर ठेकेदार, कोई कलकत्ता से आकर, कोई चेन्नई से आकर औने पौने दर में करा करके हमारे लोगों को शोषण हो रहा है, जो कि ये महादलितों में दलित है। और इसका काम को सीधी बहाली, इस पर कोई टेक्निकल या किसी भी तरह से परीक्षा लेने का, फिजिकली आप देखिए और इसकी सीधी बहाली करिए। हम टाटा प्रबंधक से उनके सारे जो टाटा वर्कर्स यूनियन, जो टाटा कंपनी का एक पॉकेट यूनियन बना हुआ है, ये आज तक हमारे दलित समाज के लिए कोई भी तरह से एक पहल भी नहीं किया। 3 दशक हो गया, 30 साल हो गया, आज बेचारा दर दर भटक रहा है। लोग क्वार्टर नहीं है, खाने के लिए मोहताज है। और इतना बड़ा महामारी, कोरोना के महामारी में आज इन मजदूरों को खोजा गया और इनसे पूरा, इन मजदूर इतने महान है कि बेचारे पूरी सर्विस दी है। ये मजदूर को किस तरह से लोग सस्ते दर पे मजदूरी करा रहा है, यही तो एक जो संवैधानिक रूप से ये बहुत बड़े अपराध है। इसी पर लेकर के हम लोग चरणबद्ध आंदोलन किए। 3 तारीख को जो है, 3 नवंबर को हम लोग डीएलसी का घेराव किए और 25 तारीख की तैयारी है। 25 तारीख की तैयारी में जितने भी हमारे दलित समाज के लोग हैं, वो सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। जो इससे संबंधित हैं, जो ठेका में काम कराया जा रहा वो लोग आएंगे, जो जिनके रजिस्ट्रेशन है वो लोग आएंगे। ये दलितों के सीधी सर्विस के लड़ाई है और झारखंड मजदूर यूनियन इसका लड़ाई लड़ रहा है और चरणबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई को जल्दी हार नहीं मानने वाले हम लोग। आर पार की लड़ाई होगा। अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो पूरा ठप रहेगा, नाली जाम रहेगा, पूरे सड़के में हर जगह से बदबू दिखेगा। इसीलिए जिला प्रशासन इसको बहुत ही हल्के में ना ले या टाटा प्रबंधक इसको हल्के में ना ले। जमशेदपुर के बागबड़ा स्थित लोहिया भवन में पद्मश्री स्वर्गीय प्रोफेसर दिगंबर हांसदा को पंचायत प्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्य को प्रेरणा के रूप में अपने जीवन में उतारने का प्रण लिया। सभी ने स्वर्गीय दिगंबर हांसदा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर प्रोफेसर दिगंबर हांसदा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य समेत पूरे बागबड़ा क्षेत्र के मुखिया व पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे। सिद्धू कानू मैदान के पास पिछले दिनों हमारे प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी का निधन हो गया था, जो पद्मश्री के साथ साथ कई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित व्यक्तित्व थे। आज हम लोग बागबेड़ा के तमाम पंचायत प्रतिनिधिगण, हमारे इस क्षेत्र की सभी मुखियागण, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, हम तमाम लोगों ने आज लोहिया भवन में प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी को के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया। हम सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की। 2 मिनट का मौन जुलूस रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। और प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी जो संथाली भाषा के लिए काफ़ी कुछ किए और इस झारखंड के लिए भी उन्होंने अपनी बहुत सारी योगदान दी। प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी हम तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के दिलों पे हमेशा राज करेंगे और हमेशा हम लोगों को याद आएंगे।
भाजपा बायडी मंडल के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष विमल बैठा के नेतृत्व में झलकारी बाई जी की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, भारतीय जनता पार्टी झारखंड राज्य के प्रवक्ता श्री कुणाल सारंगी और अन्य लोग मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है। झलकारी बाई जी प्रेरणा देती है कि महिलाएं सिर्फ घर पर ही नहीं सड़क पर भी उतरकर लड़ सकती है। इस अवसर पर रघुवर दास ने वैसी महिलाओं को सम्मानित किया जो सड़क पर उतर कचरा चुनती और साफ सफाई पर ध्यान देती है। महानगर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर के तहत आज ललकारी बाई जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमारी शहीद वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हम कहें कि मेन कमांडर ललकारी बाई थी, जिन्होंने 27 वर्ष की उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए। ऐसी वीरांगनाओं के प्रति आज उनकी जयंती है। आज हम सबों ने अनुसूचित जनजाति मोहल्ला में हम लोग ने जयंती मनाई और जयंती मनाकर हम लोग ने उनके जो किए हुए कृति है उनको याद करते हुए अन्य लोगों से भी आज अपील की गई। हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का मौका जरूर मिला। और आज देश में अनेक विघटनकारी शक्तियाँ, अलगाववादी शक्तियाँ समाज को, देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसी शक्तियाँ ही काफ़ी समाज को दिग्भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा और सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि देश की एकता, अखंडता बने रहे, देश एक रहे, नेक रहे। और जिस तरह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का मान, प्रतिष्ठा, गौरव बढ़े, तो भारत आने वाले समय में आर्थिक सुपर पावर बने, इसके लिए हम सब देशवासी एक रहें और देश हमारे लिए प्राथमिकता है। जिस देश के लिए ललकारी बाई ने 27 वर्ष की उम्र में शहीद हुई, उनकी शहादत को हम याद रखें और देश को एक रखें, कोई शक्तियां हमें तोड़ ना पाए, ये आज सबने संकल्प लिया।